नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और अभिनंदन है। लगातार हमारी राजस्थान की जो टॉप क्वेश्चन की सीरीज है वो लगातार जारी है और आज हमारा इसका नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर वही क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं जिसके आने की पूरा चांस रहता है। और ध्यान रखना, इसकी व्याख्या से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन वैसे तो डायरेक्टली भी छप सकता है लेकिन व्याख्या से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें और देखने के अलावा हर क्वेश्चन की व्याख्या को सही ढंग से समझने की कोशिश करें। व्याख्या से सवाल बनेगा, आप खुद देख के लेके एक बार क्लास पूरा देख के आप खुद बता देना क्या यहां से क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो समय का ध्यान में रखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक पहला क्वेश्चन का जो भी अगर आंसर आपको अगर आता है तो जरूर से उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। जब तक मैं आपको यहां पर साइड में मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स में देने वाला हूं। अब देखिए यहां से पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियां स्थित है, क्या ये हाड़ौती पठार में स्थित है या फिर भोराट पठार में स्थित है या फिर अरावली पहाड़ियों में स्थित है या फिर छप्पन के मैदान में स्थित है। अब हम इसका प्रश्न हर बार आता है, इस भौतिक प्रदेश से सवाल कई बार पूछा गया है और आज हम इसको डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। पूरा का पूरा एकदम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हाड़ौती वाला पठार, इस प्रश्न का तो सही आंसर हाड़ौती वाला पठार होगा। मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियां कहां पर मिलती हैं? हाड़ौती के पठार में मिलती हैं। अब देखिए सबसे पहले हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार। अब देखिए हाड़ौती पठार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है हाड़ौती पठार का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, तो ध्यान रखना बेसाल्ट की चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टाने, बेसाल्ट या फिर लावा चट्टान, किससे हुआ? लावा चट्टान, इनसे इनका क्या हुआ? निर्माण हुआ है। ध्यान रखना बेसाल्ट या लावा चट्टानों से निर्माण हुआ है। कई कई बार यहां से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण, ये तो चट्टान तो ठीक है, निर्माण हो गया। अब इसका निर्माण किस युग के अंदर हुआ है, तो युग का क्या नाम है, तो क्रेटेशियस युग। ध्यान रखना क्रेटेशियस युग है, क्रेटेशियस युग, ये भी ध्यान रखना। क्रेटेशियस युग में हाड़ौती के पठार का शुरुआत या फिर निर्माण होता है। अब यहां पर अब ये देख रहे हैं तो यहां पर हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई भी जान लेते हैं। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? तो 500 मीटर है भैया। औसत ऊंचाई 500 मीटर है यहाँ की। और यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है ये भी जान लेते हैं साथ में, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। तो अति आर्द्र, अति आर्द्र, ठीक है ना, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहां पर वर्षा, वर्षा तो ध्यान रखना 80 से 110 तक भी जाता है या फिर 120 तक सेंटीमीटर तक बरसात होती है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो ध्यान रखना यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। यहां तक आपको सब क्लियर होना चाहिए। यह बेसाल्ट एवं लावा चट्टानों से बना है। निर्माण इसका क्रेटेशियस युग में। औसत ऊंचाई 500 मीटर, जलवायु अति आर्द्र, वर्षा यहां से 80 से 180 20। यहां पर वनस्पति कौन सी वाली मिलती है, तो ध्यान रखना वनस्पति यहां पर मिलती है कौन सी? सवाना, सवाना वनस्पति, ध्यान रखना, ठीक है ना, जबकि स्टेपी मिलती है आपके अर्ध शुष्क। अब देखिए प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न था अपना कि मुकुंदरा पहाड़ियों से पूछा गया। तो अब देखिए जो हाड़ौती का पठार है इनको दो भागों में बांटा गया है। हाड़ौती का पठार मुख्य 2 भाग है और 3 इसके गौण भाग है। तो ध्यान रखना मुख्य 2 भाग है हाड़ौती के पठार के। कितने? मुख्य 2 भाग है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मुख्य भाग, मुख्य भाग जो कि 2 है। एक तो कौन सा है? एक तो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार। और एक कौन सा है? एक है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार। अब देखिए दक्कन के पठार के अंदर एक तो कौन सा वाला क्षेत्र आता है? एक आपका भीलवाड़ा, ठीक है, एक आता है आपके ऊपरमाल वाला क्षेत्र है ना भीलवाड़ा। अगर एक मिनट रुकिए पूरा लिख लेते हैं। एक तो प्रतापगढ़, इसके अंदर एक प्रतापगढ़ आता है। एक आता है झालावाड़ वाला, झालावाड़ वाला। और यह क्षेत्र कहलाता है आपके मालव प्रदेश, मालव प्रदेश, ठीक है ना।
उसके अलावा इसके अंदर एक क्षेत्र और आता है और जिसका नाम है ऊपरमाल। ऊपरमाल वाला क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है और ऊपरमाल वाला क्षेत्र के अंदर एक तो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ ध्यान रखना है, ऊपरमाल वाला भैंसरोडगढ़ से भैंसरोडगढ़ वाला क्षेत्र था। ठीक है, अब देखिए विंध्यन कगार में आप तो एक तो ये हाड़ौती वाला क्षेत्र आ जाएगा। हाड़ौती के चारों जिला है, हाड़ौती के चारों जिले, और एक है डांग, डांग वाला क्षेत्र। और डांग वाले में आप ध्यान रखना 3 जिले आते हैं, एक तो धौलपुर आता है, धौलपुर आता है, एक करौली है, एक सवाई माधोपुर है। तो आप समझ जाना, ठीक है ना। ये 2 इसके मुख्य भाग है। उसके अलावा 3 और भाग है, 3 इसके और भाग है, 3 इसके और भाग है और वो 3 इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, चंद्राकार जो कि पहाड़ी नुमा है, और इसी के अंदर 2 है, इसके अंदर ही 2 है। एक तो बूंदी हिल्स, बूंदी हिल्स, बूंदी हिल्स जो कि बूंदी के अंदर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बूंदी हिल्स जो कि बूंदी के अंदर है। और एक है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, और अपना प्रश्न यहीं से आया था, मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा और झालावाड़ के अंदर है, ठीक है ना। और एक इसके अंदर है, आपने कई बार सुना होगा, साबाद उच्च भूमि, और उच्च भूमि ये 12 के अंदर है। और इसी के अंदर आपने सुना होगा रामगढ़ क्रेटर जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है ना। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से याद आ गया जो महान सीमांत भ्रंश है ना, महान सीमांत भ्रंश, वो भी हाड़ौती के पठार के अंदर ही स्थित है। यहां पर रामगढ़ क्रेटर भी स्थित है, ध्यान रखना, रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ क्रेटर यहीं स्थित है भाई, कई बार पूछा गया है, साबाद उच्च भूमि के अंदर, ठीक है। और एक इसके अंदर और पड़ता है जिसका नाम है डंग गंगाधर, डंग गंगाधर या फिर डंग गंगाधर है ना, गंगाधर बोल सकते हो, ये उच्च भूमि है। और ये कहां पर पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं आपके झालावाड़ के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मुख्य रूप से ये आपको इनको प्रकार पता होना चाहिए। अब मैं आपको इनके बारे में, देखिए मुख्य भूमि दक्कन का पठार पड़ता है ना, दक्कन का पठार है वो इस कोटा हाड़ौती के पठार के दक्षिण में पड़ता है। और यह पड़ता है विंध्य कगार जो कि आपके हाड़ौती के पठार के उत्तर पश्चिम के अंदर ये पड़ता है, ठीक है। और हाड़ौती के पठार के जो सेंटर के अंदर है वो जीबीएफ जो ग्रांट क्या बोलते उसको, हाँ, महान सीमांत भ्रंश, महान सीमांत भ्रंश ये नाम है उसका, महान सीमांत भ्रंश। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, महान सीमांत भ्रंश जो कि हाड़ौती के मध्य से गुजरता है। और ध्यान रखना चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों के अंदर वो फैला हुआ है। लेकिन ध्यान रखना 12 और झालावाड़ के अंदर वो नहीं फैला हुआ है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो विंध्यन कगार है वो हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों जिले हैं। उसके अलावा डांग क्षेत्र, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर के अंदर विंध्यन कगार का ये फैला हुआ है। जबकि दक्कन का पठार प्रतापगढ़ और आपके कौन सा एक झालावाड़, मालवा प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। उसके अलावा जो ऊपर माल का क्षेत्र है भीलवाड़ा और ये कौन सा वाला एक है ना चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र, तो यहां पर फैला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, अर्धचंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार लिखा था, अर्धचंद्राकार कारी कर दिया मैंने, अर्धचंद्राकार पहाड़ी है भाई, ठीक है ना। तो ये फैला हुआ है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी के अंदर 2 है, एक तो बूंदी हिल्स है जो कि बूंदी के अंदर है, और एक है मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा और झालावाड़ के अंदर है। अब साबाद उच्च भूमि जो कि 12 के अंदर है, और इसी के अंदर रामगढ़ क्रेटर फैला हुआ है। डंग गंगदर मुख्य उच्च भूमि है जो कि झालावाड़ के अंदर है। ये इनका भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण है जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यह क्रेटेसिस युग के अंदर इसका निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानें या लावा चट्टानों के अंदर इसका पठार का निर्माण हुआ था। यहां पर 500 मीटर औसत ऊंचाई है, अति आर्द्र जलवायु और काली मिट्टी मिलती है। सवाना यहां पर वनस्पति और बरसात ये, और उसके अलावा यहां पर सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सोयाबीन यहां पर सबसे ज्यादा पैदावार है, और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। लगभग मैंने काफी कुछ आपको जानकारी दे दी है, तो ये आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? क्या वो जस्ता गलन उद्योग है, या फिर सीमेंट उद्योग है, या फिर संगमरमर उद्योग है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है? तो भाई जस्ता उद्योग तो सबसे ज्यादा है, सीमेंट उद्योग भी राजस्थान में अच्छा है, संगमरमर उद्योग भी बढ़िया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इतना अच्छा नहीं है जितने ये तीन अच्छे हैं। तो स निकाल लीजिएगा, जहां पर स नहीं होगा वही उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि यहां पर स है और यहां पर स है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर एक और है नहीं, इसका मतलब आंसर अपना सही कौन सा होगा? अ ब स, इलेक्ट्रॉनिक वाला इतना अच्छा नहीं है। अब देखिए सीसा जस्ता, जस्ता और सीसा और ये है ना, ये आपके, और एक चांदी और है, चांदी और है भैया, ठीक है। ये तीनों एक ऐसे है खनिज है जो कि कैसे खनिज है? धात्विक खनिज है, ध्यान रखना, धात्विक खनिज में आते हैं। प्रश्न ऐसा भी आता है कि धात्विक है या फिर अधात्विक है, तो ये धात्विक खनिज है। पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए ये धात्विक खनिज है, ठीक है। अब इसके अलावा इसका जो अयस्क है वो, अयस्क है वो कौन सा है? अयस्क कौन सा है इसका? तो गेलेना, गेलेना इसका अयस्क है, यह भी आपको पता होना चाहिए। गेलेना इसका अयस्क है, यह भी पता होना चाहिए। अब इनका जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कहां कहां होता है? तो एक तो आपको यही याद रखना है, रामपुरा आगुचा, रामपुरा आगुचा, आगुचा, एक गुलाबपुरा आगुचा, गुलाबपुरा आगुचा, ये दोनों खाने आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। एक है राजपुरा आगुचा, और सिंदेसर खुरद और कला दोनों हैं, और ये दोनों के दोनों कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद के अलग है। और एक है आपकी जावर खान है, और एक है आपके देबारी। तो ये दोनों खाने आपके, जब देबारी के अंदर ही आपके लगा हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना जो कि लगा हुआ है, और ये है दोनों उदयपुर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा भी दो और हैं, एक तो चौथ का बरवाड़ा, यहां पर भी क्या निकलता है? सीसा जस्ता निकलता है, और ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में, ये भी सवाई माधोपुर में है। उसके अलावा एक और है किशोरी गुड़ादास, ये कहां पर है? ये है अलवर के अंदर। तो ये तो मुख्य खाने हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, ये मुख्य खाने हैं जो आपको पता होनी चाहिए। रामपुरा आगुचा, गुलाबपुरा आगुचा भीलवाड़ा के अंदर है, रामपुरा आगुचा, राजपुरा आगुचा, सिंदेसर खुरद, सिंदेसर कला, दोनों अलग अलग है, दोनों राजसमंद के अंदर है। जावर जो कि राणा लाखा के समय इस खान का उत्खनन हुआ था, ध्यान रखना। देबारी के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना लगा हुआ है, दोनों उदयपुर में है। चौथ का बरवाड़ा जो कि सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, यहां से भी सीसा जस्ता निकलता है, और आपके किशोरी गुड़ादास जो कि अलवर के अंदर है, यहां से भी निकलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ये खाने हमेशा पूछता है, कई बार इन खानों को मिलान वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको इनके बारे में ये पता होना चाहिए। अब देखिए जो संगमरमर उद्योग है, यह एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए पहले तो। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सीसा का उपयोग है ना, ध्यान रखना, किसमें किया जाता है? कारतूस बनाने के लिए अंदर किया जाता है इसका सीसा का प्रयोग, रंग उद्योग में किया जाता है, हवाई यान के अंदर सीसा का उपयोग किया जाता है, जबकि जस्ता का विद्युत का उपकरण बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना, कुछ दवाइयां बनाने में किया जाता है। चांदी का तो आप सबको पता है आभूषण है, या फिर लाइट का सामान बनाने के विद्युत उपकरण। ये कायांतरित चट्टानें हैं, ध्यान रखना। संगमरमर उद्योग कायांतरित चट्टान है, लेकिन ध्यान रखना चूना पत्थर होता है ना, एक चूना पत्थर, ये चूना पत्थर है ना, ये चूना पत्थर है, वो आपको ध्यान रखना, ये औषधि चट्टान है। अब देखिए राजस्थान के अंदर संगमरमर उद्योग सबसे ज्यादा, संगमरमर जो सबसे ज्यादा उद्योग है ये कहां पर है? राजसमंद के अंदर इकाइयां सबसे ज्यादा है, राजसमंद के अंदर, ठीक है। राजसमंद के अंदर संगमरमर की सबसे ज्यादा
इकाइयां हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा आप देखिए कुछ अलग अलग कलर के मिलते हैं, तो देखिए काला संगमरमर, काला संगमरमर, संगमरमर है ना, ये कहां से मिलता है? तो ये भैंसलाना से मिलता है, भैंसलाना, भैंसलाना से। और भैंसलाना कहां पर है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। और गुलाबी संगमरमर, गुलाबी कहां से मिलता है? ये मिलता है ऋषभदेव से, ऋषभदेव से, जो कि उदयपुर के अंदर है। सतरंगी कहां से मिलता है? सतरंगी ये मिलता है पादरला गांव, पादरला से, जो कि पाली के अंदर है। पीला कहां से मिलता है? तो ध्यान रखना, पीला कहां से मिलता है? पीला संगमरमर ये मिलता है पीथला गांव, और पीथला गांव कहां पर है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा बादामी और है भैया, बादामी, बादामी कहां से मिलता है? तो बादामी आपके जोधपुर से मिलता है, जोधपुर से मिलता है। कोटा स्टोन कहां से मिलता है? कोटा स्टोन कहां से मिलता है? तो कोटा स्टोन आपके कोटा से मिलता है। उसके अलावा सफेद संगमरमर कहां से मिलता है? सफेद संगमरमर जो कि मकराना नागौर से मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये काफी कुछ है जो आपको पता होना ही चाहिए। अब देखिए सीमेंट उद्योग भी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, ये भी उद्योग की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि यहां पर जिप्सम है, यहां पर स्टील ग्रेड चूना भी है, और ठीक है ना, स्टील ग्रेड चूना भी है, यहां पर जिप्सम भी है, इसलिए यहां पर सीमेंट के कारखानों की भी यहां पर बहुत ज्यादा मांग भी है और यहां पर उपलब्ध भी है, ठीक है ना। तो देख रहे ये सीमेंट उद्योग जो कि चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है इसके कारखाने, उसके अलावा सिरोही में भी है, कोटा में भी है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा सफेद सीमेंट के दो कारखाने ध्यान रखना, एक तो गोटन और एक खारिया खंगार। गोटन जो कि नागौर के अंदर है, उसके अलावा खारिया खंगार के अंदर जो कि जोधपुर के अंदर, ये दोनों जगह पर क्या लगा हुआ है? सफेद सीमेंट का कारखाना लगा हुआ है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक बार वापस से देख लीजिएगा। देखिए चूना पत्थर औषधि कायंत्री चट्टान जो कि संगमरमर मिलता है, ठीक है। संगमरमर उद्योग राजसमंद में सबसे ज्यादा इकाइयां हैं। काला संगमरमर भैंसलाना से, गुलाबी संगमरमर ऋषभदेव से, सतरंगी पादरला पाली से, पीला पीथला गांव जैसलमेर से, बादामी जोधपुर से, कोटा स्टान कोटा से, और सफेद संगमरमर मकराना नागौर से। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न है, राजस्थान के अंदर मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, या फिर अरावली पहाड़ियों दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, या फिर अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं का उत्पत्ति। तो भाई ये तो हो नहीं सकते। अरावली का दक्षिण पश्चिम समानांतर होना, ये तो बारिश से संबंधित है, वे वर्षा कम कर सकते हैं। और ये भी पूरी हो, ये भी मानसून से संबंधित है ना, ये भी मानसून, अरे मानसून की हवाओं या फिर बारिश से संबंधित है। जब भी बरसात होगी तब इन हवाओं का प्रभाव पड़ेगा, या फिर इन समानांतर अरावली की स्थिति का प्रभाव पड़ेगा, बारिश को रोकेगी या बारिश को कम करेगी, उसमें ये अड़चन डाल सकती है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है जो कि संवहनीय स्थानों पर धाराओं का उत्पत्ति, और यही ऑप्शन इसका सही है, ध्यान रखने ना, एक ही ऑप्शन सही है। अब क्या होता है, राजस्थान के अंदर 4 ऋतुएं पाई जाती है भाई। जो ऋतुएं हैं वो 4 प्रकार की, एक तो ग्रीष्म ऋतु आती है, और उसके बाद में वर्षा ऋतु है, फिर शरद ऋतु है, और फिर है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से लगाकर जून तक है, ठीक है। जून से लगाकर आगे सितंबर तक कौन सी है? वर्षा ऋतु है। अक्टूबर नवंबर के अंदर शरद ऋतु है। दिसंबर से लगाकर फरवरी तक आपके कौन सी है? शीत ऋतु। और अपने को यह पढ़ना है कौन सी वाली? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, जो कि कब से आ रही है? मार्च से लगातार जून तक ग्रीष्म ऋतु। अब इसके अंदर क्या है? ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक है, और यहां पर ये महीनों के अंदर क्या चलती है? धूल भरी आंधियां वगैरह चलती है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लू के बारे में भी पूछा जाता है। अब लू के बारे में क्या है? तो ये क्या है? लू के बारे में आप ध्यान रखना, ये गर्मियों के दिनों में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा, ठीक है। ये किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधिसवनीय धाराओं के कारण, अधिसवनीय धाराओं के कारण,
एक बार लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। एक तो आपको लो से प्रश्न आता है और एक आता है आंधी से। आंधी क्या है? आंधी क्या है? तो ध्यान रखना, यह भी आर्द्रता युक्त धूल भरी आर्द्रता युक्त हवाएं। और यह किस कारण होती है? तो कारण ध्यान रखना, कारण से ही प्रश्न बना है और यहां पर भी कारण ध्यान रखना। और कारण क्या है? केवल सवन्य धाराओं के कारण। और एक प्रश्न और पूछा जाता है और वो है क्या है? बभूलिया, जिसको राजस्थान में कहीं कहीं बतूलिया भी बोलते हैं ना, जो बबूलिया है। अब ये बबूलिया क्यों आता है भाई? ये एक धूल भरी चक्रवाती हवा है वे, चक्रवाती हवाएं हैं, ठीक है। ये किस कारण आता है? अब देखिए यहां पर क्या बनता है, जो केंद्र के अंदर है, केंद्र में तो निम्न दाब केंद्र बनता है, निम्न दाब केंद्र बनता है। और परिधि में हमेशा ध्यान रखना, परिधि में उच्च दाब केंद्र बनता है और इसी कारण बबूलिया भी उत्पन्न होता है। अब देखिए जो अधिसामान्य जो हवाएं हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, जब दिन का समय होता है तो वायुमंडल गर्म होता है और हवाएं नीचे धरातल पर आती हैं और बिखरती हैं, और इस कारण फिर ये तेज गति से गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी लू चलेगी तापमान को बढ़ाती है और जब भी आंधी चलेगी तापमान को गिराती है। लेकिन ये धूल भरी सवनी हवाएं क्या है? अरब सागर से जब आर्द्रता ग्रहण करी हुई कुछ हवाएं राजस्थान की ओर आती हैं, इस महीनों में जब मार्च से जून के मध्य आते हैं तो राजस्थान के अंदर उच्च वायुदाब होता है, उच्च तापमान, वायुदाब कम होता है, तापमान उच्च होता है, इस समय तापमान उच्च होता है, वायुदाब कम होता है, इस कारण यहां से हवाएं उठकर ऊपर की ओर आती हैं और ऊपर की ओर ये इस क्रिया जो हवाएं ऊपर आती हैं वो सवन्य धाराएं होती हैं और इस कारण ही आंधियां चलती है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा, केंद्र में निम्न दाब केंद्र बनता है, परिधि में उच्च दाब केंद्र बनता है, धूल भरी चक्रवाती हवाएं हैं भाई, यही इसके बारे में। तो ये तीनों प्रश्न आपको पता होना चाहिए, यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। ये क्या है? अरावली के ये समानांतर स्थिति, ये बरसात को प्रभावित करती है। जब राजस्थान के अंदर बारिश होती है तो बारिश जब होती है तो ये बारिश को बिना रोके रोक देती है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बारिश आती है, उस बारिश को पश्चिमी राजस्थान के अंदर आने से कौन रोकती है? अरावली पर्वतमाला रोक देती है। उसके अलावा जो अरब सागर के जो मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, वो अरावली के समानांतर होने के कारण उनकी धाराएं वो सीधे निकल जाती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून की जो पूर्वी धाराएं आती हैं उनको ये अरावली पर्वतमाला से टकराते हैं और पूरी राजस्थान के अंदर बारिश करते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर नहीं करने देती। इन दोनों का तो बारिश से संबंध है, जबकि ऊपर वाले का किससे संबंध है? आंधी से संबंध है। उसके अलावा एक प्रश्न और आता है, प्रश्न यह पूछा जाता है, राजस्थान के अंदर तापांतर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। एक तो वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? वार्षिक तापांतर तो यह सबसे ज्यादा तो है चूरू के अंदर, और एक आता है दैनिक तापांतर, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? दैनिक तापांतर, तो यह पाया जाता है जैसलमेर के अंदर। इस प्रश्न का भी ध्यान रखना, जैसलमेर, ठीक है। उसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला पूछा जाता है, तो चूरू है। स्थान पूछा जाता है, तो स्थान, अब जिले के अंदर फलोदी भी वही शामिल है, ठीक है ना, और स्थान में भी फलोदी है। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला, अब ठंडा जिला कौन सा है? तो ध्यान रखना सिरोही है। और ठंडा स्थान कौन सा है? तो ठंडा स्थान है माउंट आबू है ना। तो ये चीजें आपको पता ही होनी चाहिए, इनके बारे में जानकारी। ठंडा जिला सिरोही है, ठंडा स्थान माउंट आबू है, ठंडा गर्म जिला कौन सा है? चूरू है, फलोदी है। ध्यान रखें जिला फलोदी भी बन चुका है, अब स्थान पूछे तो फलोदी है, ठीक है ना। और वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा चूरू के अंदर है, दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा
ये कौन सा है, जैसलमेर। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, सबसे ज्यादा जब लू से प्रभावित सबसे ज्यादा जिला राजस्थान का बाड़मेर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आंधी से सबसे ज्यादा प्रभावित गंगानगर होता है, और बबूलिया से सबसे ज्यादा प्रभावित बीकानेर होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह प्रश्न कई बार हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है, और यह प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये राजस्थान के अलग अलग जिलों के शुभंकर है, जैसे भीलवाड़ा का मोर, ये एकदम सही है। चूरू का कृष्ण मृग सही है, ठीक है। सवाई माधोपुर का शेर गलत है, क्योंकि बाघ है भाई, क्या है, बाघ है। और जैसलमेर का गोडावण एकदम सही है। तो आपका इसका प्रश्न का आंसर तो यह हो गया। अब देखिए जोधपुर का कुर्जा है भाई, या एकमात्र ये, ठीक है ना। जैसलमेर का वैसे भी हो गया। बाड़मेर का मरु लोमड़ी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अजमेर का खड़मोर, उसके अलावा नागौर का राजहंस, उसके अलावा टोंक का हंस, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, ये आपको पता होना चाहिए भाई। भरतपुर का सारस है भाई, सारस है। बीकानेर का भट्ट तीतर है भाई, ध्यान रखना, बीकानेर का भट्ट तीतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जोधपुर का कुर्जा है, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, अजमेर का खड़मोर, नागौर का राजहंस, टोंक का हंस, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, भरतपुर का सारस, उसी प्रकार से बांसवाड़ा का जलपीपी। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर सिरोही का जैसे जंगली मुर्गा है, तो यह आपको पालिका, ये क्या बोलते हैं, तेंदुआ, तो यह आपको याद होने चाहिए। जितने भी जिले हैं राजस्थान के अंदर, उन सब के शुभंकर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2015 के बाद से यह प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग में रहा है। हर एग्जाम के अंदर, राजस्थान का जो भी एग्जाम हुआ है, उनके अंदर ये जितने भी शुभंकर वाला प्रश्न है, वो शुभंकर वाला प्रश्न जरूर पूछ रहा है। इसका मतलब आपको वो पूरा याद भी होना चाहिए। हर जिले का शुभंकर आपको अंगुलियों पर याद होना चाहिए। अगला देखिए, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? तो देखिए, क्या पाली में पाई जाती हैं, या फिर नागौर में मिलती हैं, या फिर सिरोही में मिलती हैं, या फिर उदयपुर में मिलती हैं। ये सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं, वो राजस्थान के उदयपुर में मिलती हैं। अब देखिए, भेड़ों की जो सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ है, सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ है, ये भेड़ एक तो उदयपुर में मिलती है, ठीक है, उदयपुर में मिलती है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसके क्या है ना, इसके कान लंबे होते हैं, इसके कान लंबे होते हैं। चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसको और क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चनौतर भी कहा जाता है, इसको चनौतर। ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों में मिलती हैं? तो ध्यान रखना, डूंगरपुर में मिलती है ये। उसके अलावा कहां पर मिलती हैं? उदयपुर में मिलती हैं। उसके अलावा कहां पर मिलती हैं? तो ये बांसवाड़ा वगैरह यहां पर भी मिल जाती है, ठीक है। ज्यादातर उदयपुर के अंदर मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप ध्यान रखिए, इधर आ जाइएगा, एक तो आपको मिलता है चोकला भेड़, जो कि चोकला, ठीक है, इसको शेखावटी भेड़ भी कहा जाता है, शेखावटी भेड़। उसके अलावा भारत की मेरिनो, ठीक है, यही वो भेड़ है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, भारत की मेरिनो। अब इसकी ये कहां मिलती है? ये शेखावटी वाले जिलों में मिलती है, शेखावटी के जिलों में, ठीक है। ये कौन से जिले हैं? तो चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, इन जिलों के अंदर ये मिलती है। इसकी क्या विशेषता है? ये लंबे रेशे वाली मिलती है भाई, लंबे रेशे वाली ऊन उत्पन्न करती है भैया, लंबे रेशे वाली ऊन पैदा करती है, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए, ये हो गई इसकी विशेषता, ये भारत की मेरिनो यही कहलाती है, चोकला, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक मारवाड़ी नस्ल है, जो कि कहां पर मिलती है? जोधपुर के अंदर मिलती है ये,
जोधपुर के अंदर। इसकी क्या विशेषता रही है? इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज होती है भैया। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। एक आती है जैसलमेरी भेड़। जैसलमेरी भेड़, इसकी क्या विशेषता है? वैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है ये जैसलमेर के अंदर मिलती है, और इसकी सबसे ज्यादा विशेषता यह है, ये सबसे ज्यादा ऊन देती है भैया, सबसे ज्यादा ऊन देती है, और ये कहां मिलती है? जैसलमेर के अंदर मिलती है। उसके अलावा पुंगल कहां पर मिलती है? पुंगल आपके बीकानेर के अंदर मिलती है, बीकानेर के अंदर। उसके अलावा नाली कहां पर मिलती है? तो नाली आपको सबको पता है, योदे वाला क्षेत्र यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और एक है हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, इससे बांगड़ी कहां मिलती है? बांगड़ी आपके पाली वाले जिले में मिलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा देखिए बहुत सारी भेड़ें हैं भाई, ये तो आपको आइडिया होना ही चाहिए कि कौन कौन सी कहां मिलती हैं, किसकी क्या विशेषता है। उसके अलावा आप ये ध्यान रखना, भेड़ों को है ना, एक बात ध्यान रखना, भेड़ को क्या बोलते हैं? एक तो लोड़ी, उसके अलावा ऊरनी बोला जाता है, ध्यान रखना, या फिर गाडर ये बोला जाता है। ठीक है ना, और एक ये ऊरनी यहां पर नहीं आएगा, लोड़ी या गाडर बोला जाता है। इनके समूह को क्या बोला जाता है? इनके समूह को रेवड़ बोला जाता है। ठीक है, और इनके जो मादा बच्चा होता है, मादा बच्चा उसको तो बोला जाता है ऊरनी। ठीक है, और जो नर बच्चा होता है उसको बोला जाता है ऊरणियो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भेड़ों के अंदर होने वाला रोग कौन सा है? तो तरड़िया रोग है भैया, तरड़िया रोग है। ठीक है, तरड़िया रोग होता है, तरड़िया है भाई। ठीक है ना, तरड़िया रोग होता है। तो ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पुंगल, बीकानेर, नाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, जिसमें जो सबसे ज्यादा ऊन देती है, मारवाड़ी जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा है, शेखावटी जिसको गलेचे बनाए जाते हैं, जिसको भारत की मेरिनो बोला जाता है, चोकला या शेखावटी जो कि शेखावटी के जिलों के अंदर मिलती है। उसके अलावा सोनाड़ी आपको पहले भी बता चुके हैं, चनौतर भी कहा जाता है इसको। ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सबसे ज्यादा उदयपुर में। भेड़ों को लोड़ी या गार्डर भी कहा जाता है, समूह को रेवड़ कहा जाता है, मादा बच्चा ऊरनी, नर बच्चा ऊरणियों, और इसमें होने वाला रोग तरड़िया। ठीक है, तरड़िया रोग इसमें अंदर होता है। ठीक है ना, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और यह भी प्रश्न भी कई बार हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया? क्या यह उदयपुर के लिए किया गया, या फिर चित्तौड़गढ़ के लिए किया गया, या फिर डूंगरपुर के लिए किया गया, या फिर राजसमंद के लिए किया गया? तो अब आप इसका बताइए, तब तक मैं आपको और परियोजना बताता हूं। एक तो है सोम कागदर, यह परियोजना है उदयपुर के अंदर। ठीक है, जो ये सोम कमला अंबा परियोजना है, यह डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, किस नदी पर? माही नदी पर। उसके अलावा सोम कागदर यहां पर है, एक है सावन भादो परियोजना, जो कहां पर है? कोटा के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा कौन सी है? माही बजाज सागर पे बन रही है। उसके अलावा एक है कडाना वाटर बैंक, कडाना डैम अलग है, कडाना वाटर बैंक अलग है भैया। कडाना वाटर बैंक ये बन रखा है डूंगरपुर के अंदर। भीखाभाई सागवाड़ परियोजना, भीखाभाई सागवाड़ा परियोजना, ये भी डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा और कौन सी परियोजना कोई बता सकता है? तो सोम कागदर, सावन भादवा, तकली परियोजना भी कोटा के अंदर है। उसके अलावा गरदड़ा, ठीक है ना, गरदड़ा, चाकण, ये दोनों बूंदी के अंदर है, बूंदी के अंदर स्थित है। एक चापी परियोजना है, चापी, ये आपके झालावाड़ के अंदर स्थित है, झालावाड़ के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। तो ये परियोजना आपको याद होनी चाहिए, मुख्य परियोजनाएं आपको याद होनी चाहिए। कई बार इन परियोजनाओं से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न देखिए,
इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है। किस जिले किस खनिज से सीमेंट की चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स या फिर अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? प्रश्न के अंदर ये लिख रखा है, जानकारी काफी कुछ दे रखी है कि सीमेंट की चादरें बनाई जाती हैं, टाइलें बनाई जाती हैं, फिल्टर्स, बॉयलर्स बनाए जाते हैं और उसके अलावा ताप निरोधक कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्या वो फेल्सपार है या फिर डोलोमाइट है या फिर एस्बेस्टोस है या फिर वोलेस्टोनाइट है? अब देखिए वो कौन सा है, तो ध्यान रखना एस्बेस्टोस है। एस्बेस्टोस एक नाम का एक खनिज राजस्थान से निकलता है जो कि सबसे ज्यादा एक तो अजमेर, डूंगरपुर और एक जिला है बांसवाड़ा, यहां से ये खनिज के उत्पत्ति होते हैं या फिर इनका उत्खनन होता है, ध्यान रखना। और ये खनिज निकलता है और इनसे चादरें बनाई जाती है सीमेंट की, जो कि एक रेसेदार खनिज है भाई, ध्यान रखना रेसेदार खनिज है, ये एक रेसेदार खनिज है भाई, ठीक है ना, रेसेदार खनिज है। उसके अलावा वोलेस्टोनाइट के अंदर ध्यान रखना, वोलेस्टोनाइट के अंदर राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है। राजस्थान का एकाधिकार है किसके अंदर, वोलेस्टोनाइट के अंदर, क्योंकि इसका सिर्फ राजस्थान उत्पादन करता है। और फेल्सपार है वो ध्यान रखना उत्पादन अजमेर से होता है भाई, इसका भी उत्पादन अजमेर से होता है फेल्सपार का, तो ये ध्यान रखना। डोलोमाइट का भी डूंगरपुर वगैरह में होता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये सबको पता होना चाहिए। कौन सा सीमेंट की चादरें किस खनिज से बनाई जाती हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए एस्बेस्टोस। वो कौन सा खनिज है जिसका राजस्थान के अंदर एकाधिकार है, तो ध्यान रखना वोलेस्टोनाइट। सीसा जस्ता के ऊपर भी राजस्थान का एकाधिकार है, यह भी पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ ये प्रश्न देखिए, पचपदरा बाड़मेर में जो ये प्रस्तावित पहले का प्रश्न प्रस्तावित का है, अब तो हो गई। ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है, तो देखिए ओएनजीसीएल या फिर भारत सरकार या फिर ऑयल एवं राजस्थान सरकार या फिर एचपीसीएल भारत सरकार या फिर एचपीसीएल राजस्थान सरकार। तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, तो ध्यान रखना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस कंपनी और राजस्थान की संयुक्त हिस्सेदारी है, ठीक है ना। 2674 की हिस्सेदारी से ये परियोजना स्टार्ट हो गई है, जो कि राजस्थान के कौन से पचपदरा बाड़मेर, अब बाड़मेर नहीं है पचपदरा बालोतरा है भाई, यहां पर बालोतरा है, क्योंकि बालोतरा अब नवीनतम जिला बन चुका है, नवीनतम जिला बालोतरा है, ठीक है ना। अब पचपदरा बालोतरा के अंदर है, तो अब ध्यान रखना एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की 2674 की भागीदारी से इस परियोजना का निर्माण हो रहा है, रिफाइनरी बन रही है जो कि पेट्रोकेमिकल पर आधारित है, भारत जो कि B6 पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना आप, जो B6 नवीनतम जो पद्धति है उस पर आधारित है ये। अब देखिए अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है भाई। अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है, क्या वो सीकर या फिर धौलपुर है या फिर झुंझुनू या फिर चूरू है या फिर बीकानेर या फिर नागौर है या फिर गंगानगर या फिर हनुमानगढ़ है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का सही आंसर बीकानेर और नागौर है। बीकानेर और नागौर जिनकी कुल जनसंख्या है उससे भी कम प्रतिशत किसका है, अनुसूचित जनजाति का, यह पता रखना आप। राजस्थान के अंदर अब आप देखिए, राजस्थान के अंदर शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रतिशत कोटा में है, यह ध्यान रख लेना, कोटा में सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रतिशत, जालोर सबसे पीछे है, यह भी ध्यान रख लेना। तो शिक्षा में सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कोटा और सबसे कम जालोर में, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से ये ध्यान रखना। उसके अलावा जो पुरुष साक्षरता है, शिक्षा में जो साक्षरता है उन पूरे टोटल प्रतिशत की साक्षरता देखा जाए, कोटा सबसे 1 में, जालोर सबसे लास्ट में, सेकंड नंबर जयपुर का पड़ता है। लेकिन पुरुष साक्षरता अगर देखी जाए, पुरुष साक्षरता देखी जाए तो झुंझुनू की नंबर 1 है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, नंबर 1 पर है झुंझुनू पुरुष साक्षरता के अंदर, तो ध्यान रखना। अगला देखिए एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना होगा
देखिए, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? तो क्या 1968 में किया था, या फिर 1967 में किया था, या फिर 1963 में, या फिर 1969? इस प्रश्न का सही आंसर है 1968 के अंदर गंगानगर शुगर मिल्स, जो कि गंगानगर के अंदर लगा रखी है, वहां के जो चुकंदर से चीनी बनानी स्टार्ट की है वो 1968 से प्रारंभ कर दी थी। जो चुकंदर से चीनी बनानी, वहां पर चुकंदर से चीनी बनती थी, जो कि इस मिल की स्थापना 1968 के अंदर वहां पर कर दी थी। ये थे आज के प्रश्न, और टोटल कुल प्रश्न हो चुके हैं। अपना ये सेशन खत्म हो चुका है, लेकिन अब आप बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको इसके अंदर सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा लगा, ये भी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाते रहेगा। हर दिन अपना एक नया प्रयास जरूर कीजिएगा। रोजाना आप अपना तैयारी को मजबूत बनाएं और लगातार अपनी तैयारी को जारी रखना, क्योंकि समय बहुत कम है, और लगातार आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में, जो कि आने वाली परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे, और हम ऐसे ही व्याख्या करने वाले हैं, और इससे भी कुछ ज्यादा ही बढ़िया अपना प्रयास या अपना देने वाले हैं। तो ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और आपका कीमती समय हमें देने के लिए।